नमस्कार, स्वागत है आपका जनसंसद में। मैं हूं अमृता राय और आज हम हैं पुणे शहर में। पुणे में 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं और उनमें से एक कॉलेज है MIT, जिसके कैंपस में आज हम मौजूद हैं देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा यानी महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के मुद्दे और महिलाओं के सपने से जुड़े इस कैंपस के लड़के लड़कियों और पुणे के तमाम जाने पहचाने चेहरों से हम बातचीत करेंगे। आज इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। हमारे साथ पुणे शहर में बीजेपी के प्रेसिडेंट विकास मटकरी जी हैं। विकास जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए साधना दधीच हैं, जो कि नारी समता मंच की सदस्य हैं। साधना जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ शशिकला राय हैं, जो कि पुणे यूनिवर्सिटी में हिंदी की प्रोफेसर हैं, लेकिन इनकी पहचान जिंदा कहानियों से है। बहुत बहुत स्वागत है आपका शशिकला जी। और हमारे साथ हैं असीम सरोदे, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और वकील भी हैं। आपका भी स्वागत है असीम जी। सबसे पहले साधना जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आप नारी समता मंच सालों से, दशकों से बल्कि चला रही हैं। कहते हैं कि शिक्षा का मतलब होता है सजगता, जागरूकता। उस सजगता और जागरूकता से हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं और उस जागरूकता से हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। ये जो पुणे शहर है, पहले इसको कल्चरल सिटी के रूप में या कल्चरल कैपिटल के रूप में जाना जाता रहा, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी पहचान एजुकेशनल कैपिटल के रूप में होती जा रही है। तो ये जो पहचान बदल रही है, एजुकेशनल कैपिटल के रूप में इसकी पहचान बन रही है, क्या ये यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए बेहतर समाज उपलब्ध करवा पा रहा है शहर? एक तो पहले से बात ये भी मन में रखनी चाहिए कि पुणे शहर हमेशा से ही एक शिक्षा को लेकर एक माना जाता था। मतलब महाराष्ट्र के कई जगह के लोग भी यहाँ विद्यार्थियों का शहर माना जाता था। तो और पुणे की जो एक सुधारणावादी परंपरा है, उसके साथ वो जुड़ा हुआ भी है। केवल सुधारणावादी भी नहीं होता है और केवल शिक्षा का केंद्र भी नहीं बनता है। इस लिहाज से ये दोनों का साथ मिलके जाना स्वाभाविक रूप से था। आपको मालूम होगा कि पहली स्कूल लड़कियों के लिए और दलितों के लिए पुणे में खुली थी 200 साल पहले जी। तो ये एक प्रकार से पुणे का एक और पहली महिला टीचर भी यही पुणे से निकली और वो थी सावित्रीबाई फुले। तो उन्होंने एक तरह से महिलाओं के शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का बीड़ा उठाया और यहाँ से शुरुआत की। उस महिला टीचर से लेके आप महिला टीचर हैं, कुछ बदलाव से लेकर यहाँ तक के सफ़र को अगर मैं देखूं तो जैसे जिसको भौतिक दृष्टि से आप प्रगति कहेंगे वो ठीक है, हाँ। लेकिन जो सचमुच विचार की आधुनिकता है वो सावित्रीबाई में ही ज़्यादा थी। उससे बेहतर हम लोगों में है ऐसा मैं नहीं मानती जी, क्योंकि जितना लड़ने का, जितनी क्रांति करने का संघर्ष उनमें था, हम लोगों का कहीं ना कहीं सीमित होकर के करियर तक सीमित हो गया है। तो वैचारिक क्रांति क्यों कम हो रही है? आप तो बीजेपी से हैं, आपकी पार्टी के 5 MLA इस शहर में हैं। वैचारिक क्रांति कम होने की वजह आप क्या देखते हैं इस समय? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि पुणे में वैचारिक क्रांति कम हो रही है। पुणे की संस्कृति की ये ब्यूटी है कि इट हैज़ अ वेरी नाइस ब्लेंडिंग ऑफ ईस्ट कल्चर एज वेल एज वेस्टर्न कल्चर। हम सुधारणावादी भी है और हम भारतीय मूल्यों का काफ़ी अच्छी तरह से आदर करते हैं और उसका निर्वहन भी करते हैं। ये ब्यूटी केवल पुणे में दिखेगी आपको। और ये जो रिवोल्यूशन है पुणे का, जो थॉट प्रोसेस है, वो जैसे कि सावित्रीबाई फुले ने शुरू किया, वैसे महर्षि कर्वे ने भी किया था, जो भारत का पहला भारत रत्न बना था। तो ये प्रक्रिया आगे चल रही है, लेकिन जो पूरा जीवन एक मटेरियलिस्टिक जीवन बन रहा है, जो मनी ओरिएंटेड लाइफ बन रहा है, उससे कई मूल्यों का ह्रास हो रहा है। और केवल मनी ओरिएंटेशन के कारण जो हमारे अच्छे मूल्य थे जीवन के, उसको हम भूल रहे। और मैं कहता हूं कि हम समाज के जो नेता है उसमें कम पड़ रहे कि हमारी आने वाली जनरेशन्स को ये जो ब्लेंडिंग चाहिए था, मॉडर्निटी का, प्रोग्रेशन का और वैल्यूज़ का, हम उनको वो दे नहीं पा रहे। ये हमारी गलतियाँ, ऐसा मैं मानता हूँ जी। बस असीम जी, क्योंकि आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आपके पास तरह तरह की कहानियाँ और तरह तरह की शिकायतों के साथ लोग आते होंगे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इन सब चीज़ों में एक समानता, एक संतुलन देख रहा है या कहीं कोई समाज में असंतुलन आ रहा है यहाँ पे? मुझे ऐसा प्रतीत होता है इस शहर में रहते हुए कि काफ़ी सारी सुधारणाएं एक जगह हो रही है,
बहुत सारे मॉडर्न थॉट के लोग आ रहे हैं और वो थॉट प्रोसेस भी चल रहा है, लेकिन उसी वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को पीछे लेके जाना चाहते हैं, कभी संस्कृति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। जो अडिगता है वो काफ़ी बढ़ रही है। तो मुझे ये लगता है हमेशा कि दोहरी नीति हम जब बिहेवियर पैटर्न करके देख पाते हैं, उस वक्त महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते रहते हैं। क्योंकि एक समय मैं बोलूँगा कि लड़कियां मॉडर्न रहनी चाहिए, उन्होंने शिक्षा लेनी चाहिए, उनको वो सहूलियत होनी चाहिए, लेकिन उसी वक्त हम कहेंगे कि कौन से कपड़े औरतों ने पहनने चाहिए, हम डिसाइड करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या पुणे शहर में ये भी पुणे में देखने को होती मिल है, रही हैं? पुणे में होती है। और ऐसे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के कुछ विंग्स हैं जो इस तरह के फतवे या आदेश निकालते हैं कि कौन से कपड़े लड़कियों ने पहनने चाहिए, हम डिसाइड करेंगे। ये जब आपने कहा कि मूल्य और जो मॉडर्निटी है दोनों के बीच में हम बड़ा संतुलन बिठा के रखे हैं, अगर इतना संतुलन है तो आपकी पार्टी जिसका दबदबा है इस शहर में, वो इस तरह के मूल्यों के साथ संतुलन क्यों नहीं कर पा रही है, जहाँ पे लड़कियाँ मॉडर्न हो रही हैं, जहाँ पर उनकी वैचारिक मॉडर्निटी आ रही है और वो आगे बढ़ना चाह रही है। ये बात सच है कि पुणे में कुछ फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, उसको किसी पार्टी से जोड़ना नहीं चाहिए। वो कुछ हिंदू भी फंडामेंटलिस्ट हैं, कुछ मुस्लिम भी फंडामेंटलिस्ट हैं, वो बुर्जुआ लोग हैं। उनकी राय महिलाओं को पिछड़े रखने में है, लेकिन वो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे है। मतलब आप पुणे एज ए होल इज अ वेरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी एंड आई डोंट फाइंड एनी पॉलिटिकल पार्टी इन पुणे कि जो महिलाओं के ऊपर पाबंदी लाती है। मेरी पार्टी तो बिल्कुल नहीं लाती। चलिए कोई बात नहीं, आप अगर ये मानते हैं तो अच्छी बात है कि आप लोग महिलाओं की प्रगति में उनके साथ हैं। आपको क्या लगता है ये जो समाज के बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं जो बातें कह रहे हैं और जो आप फेस कर रही हैं चैलेंजेस, उसमें कोई समानता है? क्या आपको वाकई आराम से अधिकार मिल पाया है अपनी बात कहने का और अपने तरीके से जीने का? पुणे एक सेफ सिटी है एंड वैसे इतना बंधा नहीं गया है हमें एंड इंडिपेंडेंट है हम एज इंडिविजुअल्स। हमें अपनी बात कहने की भी राइट दी जाती है यहाँ पे एंड रिस्ट्रिक्शंस वो सब तो होती है बट हम अपने हिसाब से एकदम सेफ है। जिस तरह से आजकल जैसे घटनाएं होती जा रही हैं, जैसे अभी कैपिटल सिटी में देखा गया है कि इतनी नब गैंग रेप हुआ है, यहाँ पे भी वैसे थोड़ी चीज़ें हुई है, इंसिडेंट्स होती हैं, पर जितना हम पहले सुरक्षित मानते थे इतना हम नहीं अभी फील कर पाते हैं। जी, आपको क्या लगता है? आप यहाँ पढ़ती हैं, पढ़ते हुए जितनी सुरक्षा मिलनी चाहिए या जितनी आज़ादी आप चाहती हैं उतना मिलता है? आज़ादी का तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं आज़ाद महसूस करती हूँ, लेकिन एक पॉइंट कहना चाहती हूँ। जिस दिन गैंग रेप का हो रहा था उसके वेरी नेक्स्ट डे हड़पसर नाम की एक जगह पे 6 साल की लड़की का रेप हुआ। तो मेरा कहना ये है कि हम एक गैंग रेप को क्यों फोकस करें, एक चीज़ को क्यों फोकस करें। पुणे जैसे एरिया में हड़पसर जो कि एक शहर माना जाता है, हड़पसर इज़ अ प्रॉपर सिटी, वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं इवन रात को। तो वैसी जगह पर सुबह किसी का रेप होना, हम तो लोनी में रहते हैं, लोनी एक पिछड़ा इलाका है, वहाँ पर 7 बजे के बाद लोग बाहर नहीं जाते बिकॉज बहुत अंधेरा होता है। ऐसे 7-8 बजे के बाद लोग ज़्यादा दिखते नहीं है। सिर्फ अंधेरे की वजह से नहीं जाते हैं? अंधेरा प्लस गांव के आसपास गांव है, गांव के लोग जिस तरह में देखते हैं, जिस तरह के कमेंट्स पास करते हैं। ईव टीजिंग इज़ अ वेरी कॉमन साइट इन लोनी। मतलब आसपास मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, कोई कमेंट पास करे ये बैठ रही है क्या, चलती है क्या, कहाँ छोड़ देना है, मतलब ये सब जो होता है मराठी में अजीब अजीब कमेंट्स पास करना, ये सब इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। हम इग्नोर करना चूज़ करते हैं बिकॉज हम इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहते। जी, तो क्या पुणे शहर जो कल्चरल शहर माना जाता रहा है उसका कल्चर कुछ बदल रहा है? सिर्फ पुणे क्या, इस लड़की के अगर बातों को सुने तो हम यही कहेंगे कि कुछ हद तक बदलाव आ रहा है और ये बदलाव नकारात्मक दिशा में जाता जा रहा है। ये जो समाज के तमाम अलमबरदार लोग हैं इनसे पूछेंगे कि आखिर इस बदलाव के पीछे वजह क्या है और आखिर क्राइम रेट में इतनी तेज़ी से इजाफा क्यों हो रहा है इस पूरे शहर और महाराष्ट्र में। बने रहिएगा हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम हैं पुणे के MIT कॉलेज में और यहाँ हम बात कर रहे हैं देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे यानी महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे की। हमारे साथ बीजेपी के नेता विकास जी हैं। विकास जी, ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में
पुणे इस शहर की अगर सिर्फ बात करें तो मुंबई के बाद दूसरा ऐसा शहर बन गया है जहां पर क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है और 15% से ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ चुका है। महिलाएं जो कि यहां पर एक सेफ शहर के रूप में आती थी पढ़ने के लिए, मानकर कि यहां पर बहुत सुरक्षा मिलेगी, वो भी अब उतनी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? नहीं, आम तौर पे शहर में महिलाओं में सुरक्षितता की भावना है, हाँ। लेकिन जो इंसिडेंट्स में बढ़ोतरी हो रही है वो काफ़ी चिंताजनक है। ये बात सच है कि महिलाओं के अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं, वो डाउरी से लेके रेप तक हो रहे हैं। जैसे कि पहले 15 साल पहले एक मंजूश्री सारडा का मर्डर हुआ था, तो उससे पूरा पूना शहर हिल चुका था, काफ़ी मंथन हुआ था। लेकिन आजकल इन बातों में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। जैसे कि नैना पुजारी का जो मर्डर हुआ, उसके ऊपर जो गैंगरेप हुआ, वो काफ़ी सीरियस रहा। आईटी में जाने वाली जो लड़कियां होती है वो रात को जाती है, वो असुरक्षित महसूस करती है, ये बात सच है। इसका और भी एक कारण है कि पुणे में जो काफ़ी बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स पॉपुलेशन है, कम से कम 10 लाख स्टूडेंट्स पुणे में पढ़ते हैं, उसमें से 3 लाख स्टूडेंट्स तो बाहर के स्टेट से आते हैं। उसमें से एक 2% लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बिहेवियर में बिल्कुल बेलगाम स्थिति आ जाती है। उनके माँ बाप यहाँ नहीं होते, उनको सोशल बॉन्डिंग्स नहीं होता, इसलिए वो रास्तों पे दारू पीना, रास्तों पे स्मोकिंग करना। लेकिन अगर वो दारू भी पीते हैं और स्मोकिंग भी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ बदतमीजी हो या उनकी सुरक्षा में खलल पड़े। उनका जो बिहेवियर रहता है, हाँ। वो काफी अनोइंग रहता है। स्थिति ऐसी आ चुकी कि कई हाउस ओनर्स ये कहते हैं कि हम लड़के लड़कियों को हम रेंट पे नहीं देंगे जी, क्योंकि उनका जो नाइट लाइफ है दैट इज वेरी बैड। लेकिन नाइट लाइफ अगर खराब भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ अत्याचार हो। शशिकला जी। हाँ, क्योंकि इससे मैं एक पूरा जैसा कि बताया सर ने, थोड़ा दिन पहले जाएं तो एक रेप हुआ था, रेप वेश्या का हुआ था, सेक्स वर्कर का हुआ था, और वो पुलिस ने किया था। और पुलिस ने अपनी सफाई में कहा कि अंधेरे में मैंने देखा नहीं, मुझे लगा कि कोई मतलब ऐसे ही कोई है चरित्रहीन या वेश्या समझकर मैंने रेप किया, कोई ऐसे आम लड़की थी। मेरा कहना ये है कि वेश्या पर भी रेप क्यों होना चाहिए? जी, ये जो आईटी वाली लड़की के साथ गैंग रेप हुआ 3 साल पहले, क्या उसके बाद पुणे के कैरेक्टर में कुछ तेज़ी से बदलाव आ गया, कुछ इतना बदल गया कि अब जो है लड़कियां बाहर निकलने में, ये तमाम लड़कियां जिनसे हमें बात हो रही है, वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं? मुझे ये लगता है कि पूना का जो कैरेक्टर है वो अभी ऐसा कुछ रहा नहीं है। हाँ। क्योंकि जिस तरह से स्टूडेंट की आबादी यहाँ पे बढ़ रही है, कहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, तो वो अपना अपना कैरेक्टर लेके यहाँ पे आते हैं। और जैसे उनके राज्यों में या उनके शहरों में जो वातावरण होता है वो इतना खुला मिला नहीं है जैसा पूना में है, तो वो ये कैरेक्टर को भी डेंट करने की कोशिश करते हैं। यानी मैं दोनों भी तरह से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो भी परिणाम कारक एक चीज़ होती है कि जो स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं उनका कल्चर वो लेके आते हैं और वो पूना के कल्चर के साथ शायद मिक्सअप नहीं होते हैं। आईटी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जब लड़के और लड़की को समान तरह से बहुत ज़्यादा पगार मिलती है कम काम करने के बाद भी, उस वक्त वो लड़का जो होता है वो लड़की की अहमियत नहीं समझ पाता है। वो अगर शादी कर लेते हैं तो वायलेंस जो बढ़ रहा है वो इसके कारण बढ़ रहा है कि उसकी अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस सेम है, वो सेम सैलरी प्राप्त करती है और उसको भी मैंने इम्पोर्टेंट देना चाहिए, ये बात नहीं समझ पाते लड़के। इसका मतलब लड़कियां विकास की राह में आगे निकल गई हैं तेज़ी से और समाज उनको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। आप तो समाज और राजनीति दोनों को बेहतर तरीके से समझते हैं। इस कॉलेज के अंदर एक यूनिक टाइप का कोर्स है जो पॉलिटिकल गवर्नेंस को सिखाता है, आप उसके स्टूडेंट्स हैं। आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आ रहे हैं समाज में और राजनीति में जिसकी वजह से लड़कियां अब जो पहले पुणे शहर में सुरक्षित महसूस करती थी अब नहीं हो पा रही हैं? मैं राजन कलसोत्रा MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से हूँ। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, वो आज ख़त्म हो रही हैं। किसी भी लड़की को कोई मनाही नहीं है कि वो जीन्स की पैंट पहने या स्कर्ट पहने, कोई मनाही नहीं है। जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। जो हमें पैदा होते सिखाया जाता है कि लड़कियों की पूजा करें, मैम हिंदू धर्म में लड़कियों को देवी की तरह माना जाता है, मगर आज वो कहीं नहीं सिखाया जाता। आज हमारे पेरेंट्स सिखा ही नहीं रहे हैं वो उन चीज़ों को। मैम वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अगर वो सिखाया जाए तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जी, आप बताइए, क्या वाकई अब समाज के अंदर और परिवारों में उस तरह की वैल्यूज़ कम होती जा रही है कि लड़के और लड़कियों के बीच जो समानता की शिक्षा है वो कम हो रही है, इसकी वजह से ये सारे बढ़ रहे हैं अपराध?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि फैमिलीज़ ने कोई डिफरेंस पैदा की है लड़के और लड़कियों के बीच। हो सकता है कुछ फैमिलीज़ ने ये किया होगा, बट मेरे केस में ऐसा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि। लेकिन आप यहाँ इस शहर में रहते हुए, इस कॉलेज में पढ़ते हुए पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं। करती हैं। और जो सवाल यहाँ पर उन्होंने उठाया कि महिलाएं ज़्यादा आज़ादी फील कर रही हैं क्योंकि अब वो बराबरी का हिस्सा चाहती हैं समाज में, वो बराबरी का हिस्सा महिलाओं को मिल पा रहा है? नहीं, अभी तक नहीं मिल पा रहा है। आज भी लड़के जितने सेफ फील करते हैं उतने हम नहीं फील कर पा रहे। जी, आप बताइए, क्या आपको उतनी ही आज़ादी, उतनी ही सुरक्षा महसूस होती है जितना आपके भाई को या आपके साथ पढ़ने वाले दूसरे लड़के को होती है? पूरे इंडिया में एक्चुअली ये हालत है, इट्स जस्ट नॉट पुणे कि पूरे इंडिया में हम हर जगह जाते, लड़कियों को हर जगह कहीं ना कहीं अनसेफ फील होता है। दिन में तो हम घूम लेते हैं ठीक से, बट व्हेन इट लाइक गेट्स डार्क तो हमको टेंशन होने लगता है कि पता नहीं ऑटो में कैसे लोग होंगे, रिक्शा वाले क्या सोच रहे होंगे। आसपास हम पूरा टाइम देख रहे हैं कि भाई वो मिरर में कुछ देख रहा है, आसपास कोई लोग है, वो क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं पूरा टाइम यही देखती रहती हूँ कि मेरे आसपास के लोग कैसे हैं, वो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, क्या मतलब। आई थिंक कि जो रेप केस हुआ उसके बाद से ये डर और बढ़ गया है। आई मीन यू हैव टू बी अलर्ट एवरी टाइम। यानी पुणे जो शहर अपनी कल्चरल पहचान के लिए जाना जाता था और महिलाओं को आज़ादी और शिक्षा में आगे ले जाने की बातें करता था, वो इन लड़कियों की बातों से लग नहीं रहा है कि उतना सच है, रह गया है। एक तो पहली बात मैं सबसे पहले लेके जाना चाहती हूँ कि क्राइम हम किसको कहते हैं। मतलब लड़की को जन्म लेने का भी हक न हो, यहाँ से क्राइम की शुरुआत होती है। और तब कोई लड़की छोटे कपड़े पहनी नहीं होती है, कोई लड़की दारू नहीं पहने होती है, पर लड़कियों का जन्म लेना ही अपराध हो जाता है। और वो अपराध आप सभी जगह देख रहे बढ़ते हुए हैं, और उसके खिलाफ भी कई आंदोलन यहाँ से हो गए हैं। पर आगे चल के मुझे ये भी कहना है कि ये जो छोटे कपड़े, लंबा स्कर्ट या इस तरह की बातें हैं, ये पूना में भी होती है। और मुझे मालूम है कई कॉलेजेस में भी हुआ था कि लेक्चरर ने साड़ी ही पहननी चाहिए। हालांकि हमारी एक सहेली थी जिसने काफ़ी लंबे देर तक इसका विरोध किया और हालांकि केस भी चलाया था। तो ये मुझे लगता है कि हर बार वो जीती थी उसमें। हाँ, उसमें वो जीत गई थी, पर केस करना पड़ा, ये भी एक पुना की कहानी है। जीती थी, ये भी एक पुना की कहानी है। पर हम ये भूल नहीं केस सकते, करना पड़ा और जीतने के बावजूद भी समाज नहीं बदला। और मुश्किल ये है कि ये जो गोपाल गणेश अगरकर और पंडिता रमाबाई का जो शहर था, जो इलाका था, आखिर उनके बलिदानों का या उनके योगदानों का क्यों नहीं इस समाज पर असर पड़ा, और क्यों इतनी तेज़ी से बदलाव हो रहा है कि जो बुराइयां पूरे देश में व्याप्त हैं उसकी छाया, उसकी काली छाया कह सकती हैं, इस शहर पर भी पड़ने लगी है। और यहाँ पर भी लड़कियाँ आकर अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर पा रही हैं। क्या चाहती हैं और किस तरह के सपने देख रही हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या हल है, इसके बारे में भी पूछेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। यहाँ पर सोशल वैल्यूज़ भी बदल रहे हैं और हाल के दिनों में अगर फैमिली डिवोर्स की बात करें तो उसमें 10% का इजाफा आया है, क्राइम रेट्स में 15% का इजाफा आया है। लेकिन उसके साथ साथ महिलाएं अपनी आज़ादी के हक को लेकर भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। क्या वजह है कि इतनी तेज़ी से जो सामाजिक मूल्य हैं वो बदल रहे हैं? और जो सामाजिक मूल्य अगर बदल भी रहे हैं, अगर महिलाएं अपनी बराबरी के हक की मांग को लेकर अलग भी हो रही हैं, तो क्या उन्हें अपने तरीके से रहने का, जीने का और आज़ादी का हक नहीं है? नहीं, बिल्कुल हक है। मैं तो कहता हूं कि द क्राइम अगेंस्ट द वुमन इज अ आउटकम, ये तो आउटकम है। लेकिन जो अनरेस्ट है, जो वो अनरेस्ट का रूट हमें देखना चाहिए। तो क्या सामाजिक मूल्य बदल रहे हैं, इसका मतलब महिलाओं के अगेंस्ट में क्राइम होगा? नहीं, आई एम नॉट जस्टिफाइंग द क्राइम। मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। डिवोर्स का जो रेशियो है वो 10 टाइम्स बढ़ा है, और वो भी एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड इन हाई इनकम ग्रुप बढ़ा है। इसका अर्थ यह है कि लड़का हो या लड़की हो,
उनकी जीवन की तरफ देखने का जो सीरियस प्रोसेस चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमारा इतना जल्दी अमेरिकाइजेशन हो रहा है, हमारा जो फैमिली इंस्टीट्यूट भारत की विशेष थी वो जल्दी खत्म क्यों हो रही है? क्या हम पश्चिमी सभ्यता के असर में आते जा रहे हैं और इस वजह से वैल्यूज टूट रहे हैं, और वैल्यूज टूट रहे हैं तो क्या महिलाएं अब असुरक्षित हो जाएंगी? पहली तो बात ये है कि डिवोर्स होते ही सामाजिक मूल्य गिरते जा रहे हैं, ये कहना एकदम डायरेक्टली मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं वो कंक्लूजन नहीं निकाल रहा हूँ, अमृता जी वो कंक्लूजन निकाल रही है। मैं एक एस्पेक्ट के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ कि इसकी भी हमें चिंता करनी चाहिए कि स्त्री पुरुष समानता केवल कपड़ों में नहीं होती है। उसकी वजह ये भी तो हो सकती है, समानता मनस्थिति में होनी चाहिए, नहीं, लेकिन जो हमारी मनस्थिति नहीं रही है। विकास जी, उसकी वजह ये भी तो हो सकती है कि हो सकता है कि वो फैमिली प्रेशर में शादी कर लेती हूँ लेकिन बाद में गुजारा ना होता हो, और अब जब वो उनको लगता हो कि हम अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, हम इस आदमी के साथ नहीं रह सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो और इनकम से मॉडर्निटी नहीं आएगी। स्त्री और पुरुष दोनों की मनस्थिति में इक्वालिटी चाहिए, दोनों की मनस्थिति में रिस्पेक्ट चाहिए। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या पुरुष महिलाओं की ये जो सोच की आजादी है और सोच की बराबरी है इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? नहीं, हमारा यही कहना है कि डिवोर्स के बारे में दोनों तरफ से बात होनी चाहिए कि पुरुष को बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। पुरुष पितृ प्रधान सत्ता को लेकर पुरुष के मन में भी बहुत अहंकार है और अपनी सत्ता हिलने की बात हो रही है। और जब कभी लड़की उसके खिलाफ बोलती है तो पहला धक्का उस सत्ता को वो चैलेंज करती है, इसको लेकर होता है, और इसलिए उनको डर लगने लगता है कि मूल्य टूट रहे हैं। और मुझे हमेशा लगता है डर ही उसको एग्रेसिव बनाता जा रहा है। ये जो महिलाएं अपने लिए बराबरी का हक मांगने लगी हैं और पुरुष को लगने लगा है कि हमारी सत्ता डमाडोल हो रही है, इस वजह से इतने सारे क्लैशेस आ रहे हैं और इतने सारे अपराधों में इजाफा हो रहा है। मुझे लगता है कि मूल्य और संस्कृति को आगे ले जाने की बात जब हम करते हैं तो जैसे हमारे एक दोस्त ने अभी कहा, नहीं लड़कियों को नहीं चाहिए उनको देवी मानना है करके। क्यों हम देवी मानते हैं? ज़रूरत नहीं है उसकी। फिर ये जो धर्म संस्कृति में हमें सिखाया गया है देवी मानो, पूजा करो, नहीं करनी चाहिए पूजा। क्यों इंसान क्यों नहीं मानते आप उनको? क्योंकि इंसान मानने के लिए एक बराबरी का दर्जा देना पड़ता है, बिहेवियर में मेरे चेंज लाना पड़ता है, और इंसानियत के नाते जब हम बोलते हैं तो उनके सभी गुणों का भी हमें सत्कार करना पड़ता है। तो वो करने की हमारी इच्छा नहीं है, इसलिए फिर हम देवी मानेंगे लेकिन हम आपको इंसान मानने का या इंसान का दर्जा नहीं देंगे। यही मैं कह रहा हूँ कि दोहरी नीति जो हम अपनाते हैं वो गलत है, और वो पुणे में भी है, भारत में सभी जगह है। भारत में है, ये हम बहुत बड़े पैमाने पर देख रहे हैं। शशिकला जी, आपने भारत के दूसरे इलाकों को भी देखा और पुणे में भी 6 साल से रह रही हैं, लेकिन पुणे का एक अलग कल्चर रहा है। यहाँ पर समाज सुधार के बड़े काम हुए हैं। उन समाज सुधारों का क्या इस समाज पर असर नहीं रह गया या कम होने लग गया है? अमृता जी, बंगाल के बाद दूसरा स्टेट महाराष्ट्र है जिसे हम बहुत प्रगतिशील मान सकते हैं, और 80 के पहले देखें तो इतने मूवमेंट, इतनी प्रगतिशील चेतना रही है, लेकिन 80 के बाद से अब तक अगर आप देखेंगे तो शायद पॉलिटिकल प्रेशर या जो भी, मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन वो चीज़ें नहीं रही जो 80 के पहले तक थी। एक बात। दूसरी बात, अगर तलाक में इजाफा हुआ है तो इसका मतलब नहीं कि सामाजिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, बल्कि यह कि जब से स्त्रियों ने देखा कि हमें बंद करके, ढोल बांध करके नहीं रहना है, हम अलग भी जी सकते हैं और एक सम्मान की आकांक्षा कर सकते हैं, तो उसकी स्वतंत्रता तलाक में इजाफा कर गई। आप इस शहर में रहती हैं, कितने सालों से हैं, और क्या आपको लगता है कि ये जो आज़ादी महिलाएं अपने लिए चाहती हैं ये समाज के मूल्यों में कहीं डिक्रीज़ कर रहा है मूल्य? जी हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे पहले का ज़माना था, एशियन टाइम्स में एक ऐसे एविडेंसेस है कि हमारी मैट्रियार्कल सोसाइटी थी जो कि बाद में पैट्रियार्कल बन गई है, और तभी से जो वुमेन की जो रिस्पेक्ट है वो कम होती जा रही है। आज गैंग रेप्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर वुमेन की रिस्पेक्ट जो है वो घटती जा रही है, बढ़ नहीं रही है। आपके अभी मौजूदा समाज में भी वो रिस्पेक्ट नहीं है वुमेन को जो आप चाहती हैं? जी हाँ, अगर हम आज भी बाहर जाए तो हमें उस रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता है जो हम डिजर्व करते हैं। जी, आप ये बताइए कि वुमेन को रिस्पेक्ट देने के लिए समाज की तरफ से क्या किए जाने की ज़रूरत है? मैं बालाजी, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से। वुमेन की रिस्पेक्ट आगे बढ़ाने के लिए आई थिंक वी शुड थिंक मोर, द माइंडसेट शुड चेंज, वी शुड एजुकेट आवर पीपल, स्पेशली मेन, so that they can respect their women. If you take me, I respect more my sister than my mother. Maybe because she is working, my mother is not working. The same will go on. So we should increase that respect that we have. लेकिन ज़रूरत क्या इस बात की नहीं है कि मदर और सिस्टर को शिक्षा देने के बजाय अपने भाई को भी शिक्षा दिया जाए? जब पेरेंट्स घर में लड़की को बताते हैं कि तू कैसे रहना चाहिए, लड़को बाहर जाने के बाद तो ऐसे रहना चाहिए, हमारे ऊपर लोग उंगली उठाएंगे कि आपकी लड़की ऐसी है, लेकिन ये बात वो लड़कों को कभी नहीं बताते।
यहाँ मैं कहना चाहूँगी पेरेंट्स को भी थोड़ा सा उनको संस्कार देना चाहिए कि लड़कों को बताना चाहिए एक्चुअली उन्होंने रहना कैसा चाहिए लड़की के बारे में। जी, यानी यहाँ पर जो युवा पीढ़ी है वो एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन दे रही है, जो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि लड़कियाँ ये चाहती हैं कि दरअसल लड़कों को ये शिक्षा देने की ज़रूरत है कि वो अपने समाज, अपनी महिलाओं के साथ, अपनी बहनों के साथ या अपने बराबरी में चलने वाली लड़कियों के साथ कैसा बिहेव करें। बहुत संक्षेप में एक एक लाइन का जवाब आप लोगों से चाहूँगी। ये जो महिलाएं आज यहाँ पर उदाहरण पेश कर रही हैं कि सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी एजुकेशन होना चाहिए कि वो अपनी महिलाओं के साथ कैसे बिल्कुल रहना, क्योंकि समाज के दोनों अगर पहिए और दोनों साथ चलते हैं तो बिना इसके बात नहीं बनेगी। जी मुझे लगता है कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं या बलात्कार भी हो रहे हैं वो सब पुरुषों ने निर्माण किया हुआ एक सामाजिक प्रश्न है, और इसीलिए पुरुषों ने ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हमें लड़कियों के साथ औरतों के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए। जी साधना जी, मुझे लगता है कि ये वक्त आया है कि मैं जब एक छोटी सी जगह पर मैंने एक सर्वे किया था एकल महिलाओं का, और आपको आश्चर्य होगा 93% उनमें से एकल महिला विधवा थी, और वो सारी 50 साल के नीचे की थी। इसका मतलब ये है कि गए 20-30 साल में जो आर्थिक नीतियाँ आई है वो भी एक मर्दानगी को पोषण देना रही है, जैसे कि जबरदस्त मोटरसाइकिल चलाना, तंबाकू खाना, सिगरेट, दारू, और इसमें अपनी मर्दानगी को ढूंढते हुए एक तरफ हिंसक हो जाना। और ये बात बिल्कुल उससे साफ हो गया है कि ये पुरुष अपने आप को भी एक बड़े धोखे में डाल रहा है, चाहे वो औरत को देवी मान, मतलब देवी तो हम बनना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं आप देवी मत मानिए, अगर आप सिर्फ बराबरी का अधिकार भी दे दें तो भी हम संतुष्ट रहेंगे, लेकिन पुरुष हमें बराबरी का या महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं। यहाँ बैठी लड़कियाँ कह रही हैं कि अगर अपने परिवारों में हम सब अपने अपने लड़कों को ये सिखाते चले जाएं कि आपको लड़कियों के साथ कैसा बिहेव करना है तो ये समाज आदर्श समाज स्थापित हो सकता है। बिल्कुल सच आप कह रही हो कि स्त्री पुरुष विषमता जो है तो उसका निर्माण पुरुषों ने किया है, तो पुरुषों की मनस्थिति बदलना इसी से समता शुरू होगी। इसलिए जो भी कुछ आवश्यकता है सिखाने की, पढ़ाने की, वो पुरुषों को है कि उनके दिल में बाय हार्ट इक्वालिटी शुड स्टार्ट। जी, तो आप जो कह रहे हैं इसी तो वो समानता आएगी। महिलाओं ने मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपके शब्द के खिलाफ हूँ कि महिला मांगती, क्यों मांगती है, उनका अधिकार है कि इक्वालिटी शुड स्टार्ट फ्रॉम द मैन्स माइंड। नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि महिलाएं अब अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गई हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो पुरुष हैं और जो हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर है वो अब यहाँ से विचार करना और सोचना शुरू करे कि महिलाओं को बदलने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि पुरुष महिलाओं के हिसाब से बदलें, ताकि जो महिलाएं आगे बढ़ने का सपना देख रही हैं, जो महिलाएं समाज में समानता का अधिकार चाहती हैं, उन्हें उनका हक मिल सके और वो आधी दुनिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया का निर्माण कर सकें। इसी नोट के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।